दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 41,13,811 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 31,80,865 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 70,626 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कि जीएसटी टैक्स व्यवस्था फेल, अर्थव्यवस्था पर पड़ी भारी मार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने रविवार को जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए इस देश की अर्थव्यवस्था और असंगठित क्षेत्र की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि त्रुटिपूर्ण जीएसटी टैक्स की नई व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही राज्यों की वित्तीय हालत भी डगमगा गई है और ये साफ हो गया है कि ये फेल हो गई है। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अपनी वीडियो श्रृंखला के तहत जीएसटी पर चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि जीएसटी यूपीए सरकार का विचार था, जिसमें एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण और सरल टैक्स की व्यवस्था को शुरू किया जाना था। लेकिन एनडीए सरकार की टैक्स व्यवस्था बिल्कुल ही अलग है। इसमें 4 अलग अलग तरह के टैक्स हैं और वो भी 28% तक। जीएसटी से टैक्स संग्रह की बढ़ी हुई चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसका नतीजा ये है कि आज केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं दे पा रही है। इसकी वजह से प्रदेश सरकारें अपने कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन तक नहीं दे पा रही है। इससे साफ है कि एनडीए सरकार की जीएसटी व्यवस्था बिल्कुल ही फेल है। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 169 दिन बाद आज से फिर से चलने लगेगी दिल्ली मेट्रो। यात्रा से पहले जान लें ये नए नियम। कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में पिछले 169 दिनों से मेट्रो सेवा बंद है। सोमवार यानी कि 7 सितंबर से दिल्ली में एक बार फिर से मेट्रो सेवा की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि फिलहाल ये शुरुआत केवल येलो लाइन यानी कि समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर पर हो रही है। 5 दिनों के बाद यानी कि 12 सितंबर को बाकी रूट पर भी सभी सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए मेट्रो सेवा को शुरू किया जाएगा। मेट्रो परिसर में घुसने के लिए सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर जैसी प्रक्रियाओं का ख्याल रखना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सोमवार और मंगलवार को 49 किलोमीटर के येलो लाइन पर मेट्रो रेल चलाई जाएगी। इस रूट पर कुल 37 स्टेशन हैं, जिसमें 20 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं, जबकि 17 एलिवेटेड यानी कि ऊंचाई पर हैं। इस रूट पर मेट्रो रेल सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक के लिए ऑपरेशनल होगी, यानी कि 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो सेवा मौजूदा हालात को नया सामान्य मानते हुए शुरू किया जा रहा है और ये अपेक्षा की जा रही है कि यात्री भी नए तरीके से साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यात्रा करने में डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की मदद करेंगे। दोस्तों मेट्रो सेवा इतने महीनों के बाद फिर से दोबारा से शुरू होने जा रही है। अगर आप मेट्रो की यात्रा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि फ्लाइट में यात्रियों को मिलेगा डिस्पोजेबल ईयरफोन। जारी हुई ये गाइडलाइन। कोरोना वायरस महामारी के इस काल में आपके फ्लाइट के सफर को और सुरक्षित बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को फ्लाइट में सफर के दौरान मनोरंजन के लिए दिए जाने वाले ईयरफोन डिस्पोजल होने चाहिए। अगर यात्रियों को हेडफोन दिया जाता है तो हेडफोन को अच्छे से सैनिटाइज किया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल विमान में हर सीट में एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा होता है। इसमें यात्री अपनी पसंद के गाने, फिल्में या पहले से रिकॉर्डेड प्रोग्राम को देख सकते हैं। इस कार्यक्रमों को देखने के लिए यात्रियों को एयरलाइंस की ओर से ईयरफोन या फिर हेडफोन दिए जाते हैं, जिन्हें यात्री जाते समय अपनी सीट पर छोड़कर चले जाते हैं। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने डिस्पोजेबल ईयरफोन या फिर हेडफोन को सैनिटाइज करके देने के लिए कहा है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने यात्रा के कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। सामान्य तौर पर फ्लाइट में लिक्विड आइटम जैसे कि जेल या पेस्ट, इस तरह के मिलते जुलते उत्पाद 100 ml से ज्यादा ले जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन महामारी को ध्यान में रखते हुए 350 ml की सैनिटाइजर की बोतल कैबिन बैगेज में ले जाने की अनुमति दी जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं या देश के बाहर वंदे भारत अभियान के तहत यात्रा कर रहे हैं, आपको अनिवार्य तौर पर अपना इंडियन मोबाइल नंबर टिकट बुक करते समय देना होगा। एयरलाइंस की ओर से यात्रियों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब जम्मू और कश्मीर से बाहर के श्रद्धालु रोजाना कर सकेंगे वैष्णो देवी की यात्रा। कोरोना संकट के
बीच श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाकर रोजाना 500 कर दी है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से 5 महीने तक वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, जिसे पिछले महीने 16 अगस्त को फिर से कई शर्तों के साथ खोल दिया गया। फिर से वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने के बाद से यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अगले आदेश तक बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है। पहले ये संख्या 100 थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आप में से कुछ लोग वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 6 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने का हुआ ऐलान। अनलॉक 4 के तहत देश में ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ढील दी गई है। वहीं अब भारतीय रेलवे भी धीरे धीरे ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर रहा है। रविवार को पश्चिमी रेलवे ने 12 सितंबर से अतिरिक्त 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाए जाने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर रेल यात्रा की बढ़ती मांग के चलते भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से 80 और ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी पहले ही दे दी है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया 10 सितंबर से चालू हो जाएगी। यात्रा के लिए रिजर्वेशन जरूरी होगा। ये ट्रेनें पहले से चलाई जा रही 230 स्पेशल ट्रेनों के अलावा होंगी। इसके साथ रेल पटरियों पर दौड़ने वाली स्पेशल ट्रेनों की कुल संख्या 310 हो जाएगी। दोस्तों अगर आप भी रेल से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि स्वदेशी कोवैक्सीन के फेज 2 ट्रायल को मिली मंजूरी, 7 सितंबर से होगा शुरू। कोरोना वायरस के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल 7 सितंबर से शुरू होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों के बीच में इस वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी और इसके बाद ट्रायल को मंजूरी दे दी गई। भारत बायोटेक दूसरे चरण का ट्रायल 380 वॉलंटियर्स पर करेगा और वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज देने के बाद 4 दिन तक उनकी स्क्रीनिंग होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जल्द ही पूरी तरह से बदल जाएगा आपका व्हाट्सएप। इस साल आने वाले हैं ये 4 धांसू फीचर। दोस्तों आपको बता दें कि व्हाट्सएप यूजर के चैटिंग एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बनाने के लिए समय समय पर नए अपडेट लेकर आता रहता है। व्हाट्सएप बीटा इन्फो से मिली जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप इस समय 4 नए फीचर पर काम कर रहा है। जल्द ही यूजर्स इन नए एक्सपीरियंस का मजा ले पाएंगे। कंपनी यूजर्स के लिए स्टोरेज टूल पर काम कर रही है। ये टूल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए तैयार किया जा रहा है। व्हाट्सएप बीटा इन्फो ने बताया कि कंपनी पिछले कई महीनों से इस फीचर की टेस्टिंग कर रही है। फिलहाल इसकी रिलीज डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस फीचर की मदद से यूजर्स को फोन की स्पेस खाली करने में मदद मिलेगी, साथ ही वे व्हाट्सएप मीडिया को भी एक्सप्लोर कर सकेगा। इसके अलावा नए वर्जन में यूजर्स को व्हाट्सएप के लिए रिंगटोन भी मिलेगी। जब भी यूजर्स को ग्रुप कॉल आएगी तो नई रिंगटोन बजेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिंगटोन लूप पर होगी। इसके अलावा कंपनी अपने यूजर्स इंटरफेस को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। अपडेट आने के बाद सारे बटन स्क्रीन पर नीचे की ओर दिख सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि एनसीबी के सामने रिया ने खोले 3 बड़े राज, कबूल की ड्रग्स चैट की बात। सुशांत केस में ड्रग एंगल के सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस दिया है। पहले रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस स्टाफ सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स लेन देन को लेकर पूछताछ हुई थी। इस पूछताछ में उन्होंने रिया का नाम भी लिया था। रविवार को रिया को एनसीबी ने अपने दफ्तर में बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए, जहां रिया ने कई अहम बातें एनसीबी के सामने कबूल की। पूछताछ में रिया ने बताया कि 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा जो ड्रग्स लेने जैद के पास गया था उसकी जानकारी उसे थी। इतना ही नहीं बल्कि रिया और शौविक ड्रग्स पैडलर जैद से ड्रग्स लेने के लिए कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे। रिया अपने भाई शौविक के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी। रिया ने एनसीबी के सामने 15 मार्च की चैट की बात भी कबूल की। एनसीबी की कार्रवाई में सुबह से ही रिया की गिरफ्तारी को लेकर संदेह जताए जा रहे थे, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक एनसीबी की रिया से आज भी पूछताछ जारी रहेगी। सोमवार का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए अहम माना जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक रविवार को एनसीबी के सामने रिया गोलमोल करके जवाब दे रही थी। वे किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम ने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की है। इस पूछताछ में एम्स के डॉक्टरों ने सुशांत के गले में मौजूद जख्म के निशानों को लेकर सवाल उठाए हैं। माना यह जा रहा है कि एम्स के 3 डॉक्टरों ने बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों से सुशांत की गर्दन पर मौजूद निशान को लेकर लंबा सवाल किया है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि एसबीआई के जरिए खरीदे घर का राशन मिलेगा कैशबैक और डिस्काउंट। दोस्तों अगर आप घर का राशन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आकर्षक डिस्काउंट के साथ खरीदारी करने में भारतीय स्टेट बैंक आपकी मदद कर सकता है। भारतीय स्टेट बैंक एक ऑफर लेकर आया है जिसके तहत अगर आप अमेजन पेंट्री से एसबीआई योनो के जरिए ग्रोसरी खरीदते हैं तो आपको आपके बिल पर छूट के साथ ही कैशबैक भी मिल सकता है और ये ऑफर 7 सितंबर तक वैलिड है। इस ऑफर के तहत अमेजन पेंट्री से खरीदारी करने पर अगर आप एसबीआई के किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपके बिल पर
पर 5% तक की छूट मिल सकती है। इस ऑफर का फायदा लेने के लिए आपको कम से कम 2000 रुपए तक की शॉपिंग करनी होगी और आपको अधिकतम 250 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। वहीं अगर आप SBI योनो के जरिए खरीदारी करेंगे तो सारे प्रोडक्ट SBI योनो के जरिए ही सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% का कैशबैक मिल सकता है। अमेजन के नए ग्राहकों को 200 रुपए तक का एक्स्ट्रा कैशबैक का भी ऑफर दिया जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट, आसमान छू रहे हैं आलू, प्याज, टमाटर के दाम। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार बारिश का सबसे ज्यादा असर सब्जियों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में आलू और टमाटर के दाम 50 रुपए किलो के आसपास चल रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर प्याज के दाम भी डबल हो गए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की रसोई पर देखने को मिला है। पूर्वी दिल्ली की शहादरा मंडी समेत कृष्णा नगर और आसपास के इलाकों में आलू के फुटकर दाम 30 से 40 रुपए के आसपास चल रहे हैं। कहीं कहीं आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर पर भी महंगाई छाई हुई है। एक हफ्ते के भीतर टमाटर 30 रुपए किलो से उछलकर 50 रुपए किलो पर चला गया है। प्याज अभी तक 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा था जो कि अब 30 से 40 रुपए किलो पहुंच गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दरियागंज मंडी में एक सब्जी विक्रेता ने बताया कि बारिश के कारण कई जगहों पर फसल खराब हो गई है। इसके अलावा मंडियों में माल नहीं पहुँचने के चलते सब्जियां कम मात्रा में आ रही है और कम मात्रा में सब्जी आने के चलते दाम बढ़ रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, क्या आपके शहर में भी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इन झटकों में कहीं से भी किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुबह करीबन 6:45 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। एनसीएस के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। तवांग में सुबह 7:30 बजे भूकंप आया था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र के पालघर में भी भूकंप आया था। पालघर में तड़के 5:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता 2.0 मापी गई। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब खरीदे इलेक्ट्रिक कार, 69,000 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग पॉइंट लगाने की तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार देश के करीबन 69,000 पेट्रोल पंपों पर एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने पर विचार कर रही है। इस कदम से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार कंपनियों के स्वामित्व, कंपनियों के परिचालन वाले और सरकारी रिफाइनरी कंपनियों के भी सभी पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। एक खबर के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचे पर समीक्षा बैठक के दौरान बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने पेट्रोलियम मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को सुझाव दिया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को सभी SOCO पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग कियोस्क लगाने के आदेश जारी कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कोरोना के नए केस में भारी तेजी, लेकिन हॉस्पिटल खाली हो सकती है ये वजह। एक स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस टेस्ट शरीर में मृत वायरस सेल्स को भी पकड़ सकते हैं, जिससे मरीज की रिपोर्ट गलत रूप से पॉजिटिव आ सकती है। स्टडी में कहा गया है कि कई हफ्ते पुराने संक्रमण की वजह से भी शरीर में मृत वायरस सेल्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अगर गलती से पॉजिटिव घोषित किए जा रहे हैं तो इसकी वजह से भी महामारी बड़ी नजर आएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर संक्रमण के लक्षण मिलने के एक हफ्ते तक मरीज संक्रामक रहता है, यानी कि संक्रमण फैलाने में सक्षम होता है। लेकिन कोरोना वायरस टेस्ट में मरीज एक हफ्ते के बाद भी पॉजिटिव घोषित किया जा सकता है। हालांकि सभी एक्सपर्ट इस बात पर सहमत नहीं है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये तय करना मुश्किल है कि मरीज कितने दिनों तक संक्रामक रहता है। कई बार ये समय 10 दिन का भी हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पुणे में कोरोना के बिगड़े हालात, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने संभाली कमान। पुणे में कोरोना वायरस की समीक्षा मीटिंग में पहली बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार शामिल हुए। पुणे में एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हाल ही में पुणे के जम्बो कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान एक टीवी पत्रकार की मौत हो गई थी। इसके बाद शरद पवार को खुद कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में शामिल होना पड़ा है। शरद पवार पुणे और पिंपरी चिचवाड़ में कोरोना को लेकर 2 समीक्षा मीटिंग में शामिल हुए। कोरोना के मामले में पुणे अब मुंबई और दिल्ली की कतार में शामिल हो गया है। पुणे में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 15,973 है, जबकि शहर में कोरोना की चपेट में आए कुल लोगों की संख्या 1,03,812 है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सीएम जयराम बोले, कंगना रनौत हिमाचल की बेटी, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह मामले में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की हिमाचल सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि उन्हें बीते कल कंगना रनौत की बहन का सुरक्षा को लेकर फोन आया था, जिस पर सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजीपी हिमाचल को आदेश दिए गए हैं कि कंगना रनौत की सुरक्षा बढ़ाई जाए। आपको बता दें कि इस बारे में कंगना के पिता ने भी डीजीपी को पत्र लिखा था।
दोस्तों आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि कंगना 9 सितंबर को मुंबई जाना चाहती है। उस दौरान सुरक्षा को लेकर भी विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है और उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत का पीओके वाला बयान अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। जो मुद्दा पहले सिर्फ संजय राउत बनाम कंगना रनौत दिख रहा था, अब लगातार हो रही बयानबाजी की वजह से इसने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। मुंबई की कांग्रेस इकाई ने तो कंगना के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। ऐसे कम ही नेता सामने आ रहे हैं जो कंगना के बयान का समर्थन कर रहे हो। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने कंगना रनौत के समर्थन में आवाज उठाई है। बिहार जेडीयू नेता संजय सिंह ने संजय राउत के बयानों को आपत्तिजनक बता दिया है। उनकी नजरों में कंगना रनौत भी एक महिला है और उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना गलत है। वे कहते हैं कि कंगना रनौत एक महिला है और उनके ऊपर जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाती है ये महिलाओं का अपमान है। बॉम्बे किसी के बाप का थोड़ी है, देश के अंदर ही मुंबई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि संसद में एकजुट होकर आक्रामक रुख अपनाएगी विपक्षी पार्टियां। सोनिया गांधी ने रणनीतिकारों की बुलाई बैठक। दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां संसद के मानसून सत्र के दौरान एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने की योजना बना रही है। विपक्षी दल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों जैसे कि भारत चीन सीमा परिस्थिति, कोविड महामारी से निपटने के तरीके, अर्थव्यवस्था और राज्य को जीएसटी आवंटन पर घेरने की तैयारी में है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त रणनीति अपनाने के लिए विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं के बीच इसी सप्ताह बैठक होने की उम्मीद है। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। कोविड महामारी के चलते इसकी कार्रवाई में कुछ बदलाव किए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने पत्नी के डर से बदला क्षेत्र, अब हसनपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने अपना क्षेत्र बदलने का ऐलान कर दिया है। अब वे विधानसभा चुनाव अब महुआ के बदले हसनपुर से लड़ेंगे। माना यह जा रहा है कि तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय महुआ से उनके खिलाफ चुनाव मैदान में कूदने वाली थी, इसलिए लालू के लाल ने अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाश लिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि आईपीएल 2020 का शेड्यूल हुआ जारी। मुंबई और चेन्नई के बीच खेला जाएगा पहला मैच। दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज 19 सितंबर से अबू धाबी स्टेडियम से होगा। सीजन का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा, जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी। शनिवार को पहले मैच के बाद दुबई में रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच में मैच खेला जाएगा और टूर्नामेंट का तीसरा मैच सोमवार को सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में होगा। इसके बाद शाहजहां में 22 सितंबर को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मैच होगा। पूरे टूर्नामेंट्स के दौरान कुल 10 डबल हेडर मुकाबले होंगे और प्लेऑफ मैच के वेन्यू का ऐलान बाद में होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि देश में मानसून वर्षा की गतिविधियां कम हो रही हैं। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में मध्यम से भारी मानसून की वर्षा हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। देश के बाकी हिस्सों में मानसून कमजोर रहा, जिससे कि मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के साथ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश के अनुमान है। इसी के साथ आपको बता दें कि झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी छिटपुट बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।